हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स स्टेशन। सो हम लोग रिवीजन सीरीज़, कंसेप्चुअल सीरीज़, बहुत सीरीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत से एग्ज़ाम्स में, बहुत सी क्लासेस के लिए दिस इज़ अ मेजर टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है, फटाफट से कर लेंगे। इसको हम कितने चार्ट्स में करने वाले हैं, हम लोग सारे चार्ट्स में कवर करते हैं। छोटी छोटी चार्ट्स में छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी सी बात पे कर लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू कवर दिस इन ओनली 3 चार्ट्स, 1, 2 एंड 3। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इसके नाम को अगर हम देखें, वन तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं: कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एक्ट। कंज्यूमर, जिसको हम नॉर्मली कस्टमर कह देते हैं, लेकिन कंज्यूमर कस्टमर नहीं होता। कंज्यूमर इज़ द यूज़र हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि कंज्यूमर वो इंसान होता है जो किसी चीज़ को खरीदता है या खरीदवाता है उसे यूज़ करने के लिए। ठीक है, वो खुद उसका कंजम्पशन करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, जो वस्तुओं का उपभोग करता है। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म हमारे पास और आती है, कस्टमर। कस्टमर कोई भी हो सकता है। सपोज़ आपकी मम्मा ने आपको कहा कि बेटा जाओ और मेडिकल से ना दवाइयाँ लेकर आओ। ठीक है, दवाइयाँ, तो आप गए। ठीक है, आपने दवाई ली, तो ख़रीदा तो आपने। ठीक है, तो इसके कस्टमर कौन हुए? आप। लेकिन ये दवाइयाँ थी किसकी? मम्मी की। तो मम्मी ने इसको यूज़ किया, तो इसकी कंज्यूमर हुई मम्मी। ठीक है, तो बेसिकली कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज़ और मेक इट बाय द थिंग्स। किस लिए? यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, उपभोग करने के लिए। अच्छा, प्रोटेक्शन का मतलब है उसे सेफ्टी प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसे सेफ रखना। और एक्ट जहाँ पर भी आपको दिख गया ना, एक्ट का मतलब होता है बेसिकली रूल बुक। ठीक है, पहले हमारे पास बिल होता है जिसे पार्लियामेंट में पास होना पड़ता है, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, और जब ये पास होता है उसी का ईयर हम आगे लिखते हैं 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1986 में पास हुआ था। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली। तो आई थिंक इट क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले, हु इज़ कंज्यूमर? कंज्यूमर ऑफ गुड्स, कंज्यूमर ऑफ सर्विस। ठीक है, कंज्यूमर दैट सम बाय समथिंग फॉर द कंसिडरेशन, मतलब कुछ पे कर कर, कुछ भुगतान कर कर। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, किसी प्रतिफल के बदले कोई वस्तु खरीदता है। ठीक है, सर्विसेज को या तो हायर करता है, मतलब किराए पर लेता है, या अवेल्स फॉर अ कंसिडरेशन, कि एक प्रतिफल के बदले सर्विस को लेता है। ठीक है, अब या तो वो पेड हो सकता है, प्रॉमिस्ड टू पे हो सकता है, या फिर पार्शली पेड हो सकता है, या पार्शली प्रॉमिस्ड हो सकता है। बेसिकली जब से एग्रीमेंट हो गया ना, जब से एग्रीमेंट टू सेल हो गया या एग्रीमेंट टू परचेज हो गया, वो इंसान उस सेलर का कंज्यूमर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या फ़र्क है? एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि हाँ, मैंने एग्री कर दिया कि मैं सेल करूँगा, ठीक है, या करूँगी, और सामने वाले ने एग्री कर लिया कि मैं परचेज़ करूँगा या करूँगी। ठीक है, उसके बाद ये गुड्स जो हैं वो उसके पास पहुंच भी गए, लेकिन पेमेंट होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट होने के बाद ही कंज्यूमर को कंज्यूमर माना जाएगा। इस एक्ट में चाहे वो उसने पेमेंट किया हो, पेमेंट का प्रॉमिस किया हो, या पार्शली पेमेंट किया हो, या पार्शली प्रॉमिस किया हो, सब कंज्यूमर है। ठीक है, अब ये बात आ गई कि भाई कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो एक्चुअली होता क्या था, जब 1986 में ये एक्ट बना, तो इससे पहले ना बहुत सा एक्सप्लॉइटेशन होता था। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण। ठीक है, तो शोषण कैसे होता था कि भाई फ्रॉड हो जाया करता था। ठीक है, लोग जो है वो मिस प्रेजेंट करके जो है वो चीज़ों को बेच देते थे, बताते कुछ थे, वो होता कुछ था। ठीक है, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें। तो इन चीज़ों की वजह से उसके संरक्षण की ज़रूरत पड़ गई, उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, सो
प्रॉपर सेफ्टी उसे मिले, ठीक है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये ना उसे मतलब कंज्यूमर को ये फेस ना करना पड़े कि उसे गुड्स की क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट से बचाव। लेस वेट और शॉर्ट मेजर्स, कि भाई हमने 5 मीटर मांगा और हमें 4.7 ही मिल रहा है, तो ये गलत बात है ना। या फिर हमने 1 किलो बोला और हमें सिर्फ 800 ग्राम्स मिल रहा है, तो ये इस चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, प्रोड्यूसर और सेलर्स जो अनफेयर चीज़ें करते थे जिससे उसका कंज्यूमर का शोषण किया जाता था, उससे बचाव के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि भाई 1986 में आया था, एज बी डिस्कस्ड 1986 में आया था, ठीक है। तो 1986 बहुत पुराना हो गया ना, तो इसी को अपडेट किया गया 2019 में। अपडेट नहीं मतलब रिप्लेस कर दिया गया। द एक्ट ऑफ 1986 वॉज रिप्लेस्ड बाय द एक्ट ऑफ 2019। इसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दिया गया। तो अब ये वाला एक्ट नहीं चलता, ये वाला एक्ट चलता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इन दोनों एक्ट्स में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। अप्लाइज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर प्रकार की गुड्स, हर प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। 3 टायर जुडिशियल मशीनरी, मतलब 3 लेवल हैं, जैसे नॉर्मल कोर्ट में भी होता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे इसमें भी डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है और नेशनल फोरम है। तो ये 3 टायर मशीनरी, त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है, किसके लिए? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स, दोनों में ही कंज्यूमर के लिए 6 राइट्स दिए गए हैं, मतलब पहले भी 6 थे, अभी भी 6 हैं, ठीक है। कंपनसेटरी नेचर, मतलब 1986 वाला जो एक्ट था उसका नेचर भी कंपनसेटरी था, मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता था, और 2019 वाले एक्ट का भी यही नेचर है, ठीक है। रेड्रेसल इन फिक्स टाइम, इसमें भी फिक्स टाइम के अंदर फैसला सुनाना होता था। जो ये आपके 3 टायर मशीनरी है उसमें से जहाँ पर भी हमारा केस है उसे एक फ़िक्स टाइम के अंदर फैसला सुना देना होता था, और 19 में भी सेम चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 1986 के एक्ट में और 2019 के एक्ट में जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई वी आर डिस्कसिंग दिस एक्ट, वाई वी आर गिविंग टाइम फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि आप जो हो ना, सिंपल सी बात है, जो आप हो, समझ लेना ये आप हो, मान लेना, बुरा नहीं मानना, कोई अगर इससे अच्छा लगता हो तो सब अच्छे लगते होंगे बेसिकली। तो इसमें या तो आप किसी के कंज्यूमर बनोगे या आप सेलर बनोगे, सिंपल सी बात है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप कंज्यूमर तो बन ही सकते हो ना, कंज्यूमर तो बन ही सकते हो, तो आपके लिए तो ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। लेकिन अगर आप बिज़नेस चला रहे हो या आप मार्केटिंग में हो या आप कुछ सेलिंग का काम कर रहे हो, कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर रहे हो, तो आपको कंज्यूमर के राइट्स पता होने चाहिए, वरना आप ही फंस जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फेयर एंड लवली का हो गया ग्लो एंड लवली, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि किसी कस्टमर ने उस पर केस किया था दैट मैं फेयर नहीं हो रही। वहाँ पर यामी गौतम को ऐसे दिखाया जाता था कि पहले काली है, फिर गोरी, उससे गोरी, उससे गोरी, उससे गोरी, तो ये दिखाया जाता था। इस पर केस हुआ एंड देन कंपनसेट हुआ और उसको नाम चेंज करने का ऑर्डर दिया गया, तो ये नाम चेंज हुआ, ठीक है। तो दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंस है। तो पहले कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। कस्टमर के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है? प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, मतलब कंज्यूमर का जिसमें भला है वही चीज़ की जाएगी, कंज्यूमर को पता होगा, ठीक है। कंज्यूमर के अंदर जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी। कंट्रोल ओवर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उस पर कंट्रोल किया जाएगा, जिसका अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो कंज्यूमर को ही होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर ग्रुप्स, इस एक्ट के तहत ना कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कंज्यूमर में अवेयरनेस फैलाना, उनको
सेफ्टी देना, उनका प्रोटेक्शन करना, ऐसे काम करते हैं। तो ये भी अल्टीमेटली कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए ही है, ठीक है। बिज़नेस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, कि भाई लंबे टाइम तक बिज़नेस चलता रहेगा क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ सोशल रिसोर्सेज, जो हमारे पास सोशल रिसोर्सेज है, लोग हैं, सोसाइटी है, रिसोर्सेज है, उनको हम जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा यूज़ करेंगे। पब्लिक सपोर्ट, अब कोई बिज़नेस जो है वो पब्लिक के बारे में सोचती है तो पब्लिक सपोर्ट भी उसको मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, भाई हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, कोई रूल नहीं तोड़ रहे हैं, कंज्यूमर एक्ट को हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट फालतू में आकर बीच में कीड़ा नहीं करेगी, मतलब इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। एथिकल जस्टिफिकेशन, एथिकली भी जस्टिफाइड है, एथिकली का मतलब है नैतिक रूप से, नैतिक रूप से भी यही सही है, ठीक है। इंक्रीज इन गुडविल, सिंपल सी बात है, हमारी गुडविल, हमारी ख्याति, हमारी रेपुटेशन, हमारा सम्मान, प्रतिष्ठा मार्केट में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंज्यूमर के लिए भी ज़रूरी है और प्रोड्यूसर के लिए या बिज़नेस के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। अब अभी हमने बात की थी कि है ना, दोनों ही एक्ट में, चाहे वो 1986 का एक्ट हो, चाहे वो 2019 का एक्ट हो, दोनों में ही कंज्यूमर को राइट्स दिए गए हैं। कितने राइट्स? दोनों में ही 6 राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। इन 6 राइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आवर फर्स्ट राइट इज़ राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब है अगर किसी गुड्स या सर्विसेज में कोई हज़ार्डियस चीज़ है, मतलब डेंजरस चीज़ है, ख़तरनाक या हानिकारक चीज़ है, तो उसके बारे में कंज्यूमर को पहले से ही अवगत कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ना बहुत सी चीज़ों पर लिखा दिखा होगा कि भाई कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स, या इसके अलावा देखा होगा कीप अवे फ्रॉम आइज़, कीप अवे फ्रॉम, या फिर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये चीज़ें इसलिए होती हैं, अच्छा एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपके जो अधिकार हैं, मतलब कंज्यूमर के जो अधिकार हैं, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर आपका राइट है कि आपको उसमें कुछ भी हानिकारक है तो वो बताया जाए, तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ये दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए आपके इस राइट को फुलफ़िल करने के लिए, राइट टू सेफ्टी को फुलफ़िल करने के लिए, ऐसे जो आपको सावधान करने वाली चीज़ें होती हैं वो लिखी जाती हैं, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है कि भाई अगर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस में जो हज़ार्डियस है, चाहे हेल्थ के लिए हो चाहे लाइफ के लिए हो, उसको पहले से ही प्रोटेक्शन उसके अगेंस्ट दे दिया जाए या फिर उसके बारे में अवेयर कर दिया जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट राइट वी हैव राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड। आपने लेबल देखे होंगे, शैम्पू वगैरह किसी के भी पीछे इंग्रेडिएंट भी लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन टू यूज़ भी लिखे होते हैं, किस कंपनी ने बनाया है लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, वेट लिखा होता है। तो ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि आपका ये राइट है कि आप उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। लेबलिंग, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आगे तो लिखते हैं 100% नेचुरल, लेकिन पीछे जब इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वो 100% नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट क्यों लिखे जाते हैं? ताकि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है या एड आपको अट्रैक्ट करने के लिए एड जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है, वो उससे आप गुमराह ना हो जाएं, ठीक है। और अगर आपको किसी अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाए। तो राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड, आपको सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट राइट टू चूज़। आपने मार्केट गए होंगे आप, और आपको एक डायलॉग तो हमेशा सुनने को मिला होगा, भाई साहब या बहन जी अरे देख लो, देखने के पैसे थोड़ी हैं, देखने के पैसे नहीं हैं, ठीक है, देख लो, पसंद आए तो ख़रीदना वरना नहीं ख़रीदना।
तो ये इसलिए है क्योंकि वो आपसे पैसे ले भी नहीं सकता, वो आपको फोर्स कर भी नहीं सकता कि आपको यहीं से लेनी है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास राइट टू चूज़ है, चुनाव का अधिकार। ठीक है, चुनाव का अधिकार कि भाई कंज्यूमर हैज़ राइट टू सिलेक्ट फ्रॉम द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड एट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। प्रतियोगात्मक बाज़ार में आपको जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या वस्तुएं और सेवाएं ऑफ़र की जा रही हैं उनमें आपको सिलेक्ट करने का अधिकार है, कंपेयर करने का अधिकार है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 राइट्स देखे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और चुनाव का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट राइट क्या है? नेक्स्ट राइट है राइट टू सीक रिड्रेस्ड, राइट टू बी रिड्रेस्ड और राइट टू बी हियर्ड। ये दोनों कनेक्टेड हैं इसलिए साथ में बता रही हूँ। राइट टू बी हियर्ड का मतलब है कि आपका केस फाइल किया जाएगा, आपको सुना जाएगा। इसको हम बोलते हैं सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार कि आपको अपनी बात सुनाने का अधिकार है। ठीक है, वो कहाँ सुनाएंगे वो हम आगे बात करेंगे। राइट टू रिड्रेस का मतलब है उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार। ठीक है, राइट टू बी रिड्रेस्ड, इसका मतलब है कि अगर आपकी बात सुनी गई, आपकी बात सुनी गई, उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि सच में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको उसके बदले कंपनसेशन मिलना, चीज़ रिप्लेस होना, मतलब कुछ भी आपके साथ जो गलत हुआ है उसका उपचार आपको मिलेगा, उसका रिड्रेसल आपको मिलेगा, उसकी एड आपको मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी रिड्रेसल के लिए ही आपकी 3 टायर मशीनरी इस्टेब्लिश की गई है। अभी थोड़ी देर पहले जब डिस्कस किया था हमने, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 3 टायर मशीनरी या 3 स्तरीय ढांचा। वो अभी तक इतना समझ लो कि आपको केस फाइल करने का, अपनी बात रखने का, और अगर आप सही साबित हो जाते हो तो आपको रिड्रेसल पाने का भी अधिकार है, उपचार पाने का भी अधिकार है। 5 राइट हो गए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़, राइट टू बी रिड्रेसल, राइट टू बी हियर्ड। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सूचना का अधिकार और उपचार का अधिकार। लास्ट अधिकार मतलब आखिरी अधिकार हमारे पास है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आपके इसी राइट की वजह से आपके सिलेबस में ये चैप्टर डाला गया। आपको ये राइट है कि आप नॉलेज ले सको अबाउट ऑल दे मस्ट नो, राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेज अबाउट ऑल दे मस्ट नो। किसी कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में जितना पता होना चाहिए वो आपको जानने का अधिकार है। ठीक है, आपने बहुत टाइम पहले टीवी पर ऐड देखी होगी, कुछ ऐसा सन सा बना आता था, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो ये इसी के तहत था कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन पाने का, नॉलेज पाने का, कंज्यूमर एजुकेशन पाने का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा जो यूएनओ है हमारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने हमारे 2 एक्स्ट्रा राइट हमें दे रखे हैं जो हर कंट्री को मान्य होते हैं। ठीक है, तो ये राइट है राइट टू बेसिक नीड्स, मतलब हर किसी को अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने का अधिकार है। ठीक है, इसी अधिकार के तहत जो गवर्नमेंट है फ्री राशन एंड ऐसी कुछ स्कीम्स जो है वो लॉन्च करती है। इसके अलावा राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट, हर किसी को अधिकार है कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे। ठीक है, तो 6 राइट्स इस एक्ट में हैं, 2 राइट्स यूएनओ ने दे दिए हमको। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि उपभोक्ता जागरण दिवस, कंज्यूमर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च। ओके, चलो, जो 2019 का एक्ट था उसके कुछ की फीचर्स हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये एक्ट था इसने रिप्लेस किया 1986 के एक्ट को। ठीक है, ये जो एक्ट का बिल था, अभी हमने बोला ना कि बिल होता है, फिर पार्लियामेंट में पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है। तो ये जो बिल था पार्लियामेंट में पेश किसने किया? ये किया मिस्टर राम बिलास पासवान ने, जो कि उस टाइम के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, इसके मिनिस्टर थे। ठीक है, कब किया था? 8 जुलाई 2019 को। इन्फोर्स्ड कब से हुआ है ये? 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, और
इस एक्ट में दो नई अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जो कि 1986 के एक्ट में नहीं थी। एक है CCPA और एक है CPC, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, ये दोनों पिछले वाले एक्ट में नहीं थी, इस वाले एक्ट में है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन शुरू किया गया। क्या होता था कि जो आपकी फोरम्स हैं, जो आपकी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर बहुत से केसेस चलते थे। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने बात की कि एक टाइम तक जो है वो फैसला सुना देना होता है। ठीक है, तो बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब है दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, एक बीच का इंसान आएगा, वो उन दोनों में सुलह कराने की कोशिश करेगा कोर्ट के बाहर। अगर सुलह हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी अगर सुलह नहीं होती तब वो मामला कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ई कॉमर्स, अब देखो 1986 की बात है भाई, वहाँ उस टाइम तो ई कॉमर्स था ही नहीं। तो 1986 में ई कॉमर्स नहीं था, 2019 वाले एक्ट में ई कॉमर्स को जो है वो ऐड किया गया कि ई कॉमर्स भी अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ रहेगा। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगर कंज्यूमर को कहीं ई कॉमर्स में या ऑनलाइन किसी ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में कोई दिक्कत है तो वो उसके रिगार्डिंग भी केस फाइल कर सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग भी ऐड किया गया इसमें। ठीक है, इसके अलावा फाइन प्रोविज़न फॉर आर्टिफिशियल और मिक्स्ड गुड्स, मतलब अगर मिलावटी वस्तु आप बेच रहे हो, मिलावटी वस्तु, ठीक है, उसके बदले अगर पकड़ी जाएगी तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, ये प्रोविज़न जो है वो पिछले वाले एक्ट में नहीं था, इस वाले एक्ट में है। ठीक है, सो द लास्ट थिंग ऑफ दिस चार्ट, दिस देखो, मैनी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कंज्यूमर सर्विस सेल टू गिव दैम राइट टू बी हियर्ड। मतलब बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, उन्होंने अपना कंज्यूमर सर्विस सेल खोल लिया है। किस लिए? ताकि कंज्यूमर को सुना जा सके और उनको न्याय दिलाया जा सके। सिविल सप्लाई मिनिस्ट्रीज इनिशिएटिव फॉर कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए मिनिस्ट्री ने दो ऐसे इनिशिएटिव निकाले हैं। क्या? एक मैगज़ीन जो कि हर 3 महीने में आती है और एक टीवी प्रोग्राम दूरदर्शन में आता है। मैगज़ीन का नाम है उपभोक्ता जागरण और टीवी प्रोग्राम का नाम है संरक्षण उपभोक्ता का। ठीक है, अब इन दोनों में होता क्या है, जो भी केसेस आए हैं न्यू उन केसेस के बारे में डिस्कस होता है। कुछ अपडेट हुआ है वो अपडेट बताई जाती है। ठीक है, और कुछ ऐसा है कि भाई उस केस से आपसे रिलेटेड है तो आप उसमें रिलेटेड केस भी फाइल कर सकते हैं, उसका रेफरेंस दे सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वील कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आई होप आपका आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर द फर्दर थिंग्स।